ये जितने जासूस हैं, जितने गद्दार हैं, इनके आसपास इन्होंने एनजीओ बना रखा है, साले के नाम पे, बहनोई के नाम पे, मौसा के नाम पे, चाचा के नाम पे, और बड़ी मात्रा में उनको फंडिंग है। तो भारत की समस्या है, इसका मतलब भारत में एक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। हमारे यहाँ सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम नहीं बदल रहा है। घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था, न इसके ऊपर कभी लोकसभा में चर्चा हुई, न कभी राज्यसभा में चर्चा हुई। राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। राइट टू जस्टिस का मतलब मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा। सठे साठ्यम समाचरित का सिद्धांत भगवान कृष्ण ने दिया, उन लोगों ने लागू कर लिया, हमने लागू नहीं किया। भय बिन होय न प्रीत भगवान राम ने कहा था, उन लोगों जापान सिंगापुर ने लागू कर लिया, हमने किया ही नहीं। हमारे दादा परदादा कहते तो लोहा लोहे को काटता है, हमने वो लागू नहीं किया, उन लोगों ने कर लिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जब से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को घुस के मारा, ऑपरेशन सिंदूर को स्टार्ट किया, तब से करीब 50 इस तरह के जासूस हिंदुस्तान में पाए गए जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? ये जासूस, ये ज्योति मल्होत्रा की कहानी तो खूब चल रही है, लेकिन उनका क्या करें जो पहले टेलीविजन में थे, अब यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। जासूस का नेचर भी बदला है। पहले लोग सेना की जासूसी करते थे, कागज दिया करते थे, इंफॉर्मेशन पास किया करते थे, और आज के जासूस वो इंफॉर्मेशन वॉर के एक सिपाही बन गए हैं। प्रोपेगेंडा वॉर करने में पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिंदुस्तानियों का इस्तेमाल किया है, उसी का आज पर्दाफाश करेंगे। हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ज्योति मल्होत्रा के ऊपर सारा मीडिया ये तमाशा चल रहा है, दर्जनों पकड़े गए जासूसी करते हुए, और कई सारे बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े यूट्यूबर जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या यूं कहें कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। क्या इस देश में इन लोगों को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई इंतजाम नहीं है? मैं मनीष जी पहले इंजीनियर था, तो जैसे मैंने इस घटना को सुना, ज्योति मल्होत्रा वाला केस, हालांकि उसमें ज्योति मल्होत्रा को हाईलाइट किया, उसके साथ में बाकी सारे विशेष समुदाय के, ज़्यादातर उसमें विशेष समुदाय, हाँ, लेकिन नैरेटिव गढ़ दिया कि भाई सारा यही है, जैसे लगता पूरे भारत में एक ही जासूस है। ठीक है। जासूसी रोकने के लिए भारत में जो कानून चल रहा है वो 1923 में बना था, उसका नाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। उस सड़े हुए कानून में मैक्सिमम 3 साल की सजा है या जुर्माना है, मतलब जो पैसे दे करके निकल लो। हाँ, मतलब अगर छोटा मोटा वकील खड़ा हुआ तब तो 3 साल की सजा हो जाएगी, और बड़ा वकील खड़ा हुआ, कोई भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, ऐसे कई सारे भूतपूर्व मंत्री है ना, भूतपूर्व वित्त मंत्री, हाँ। गमले में गोभी वाले, ठीक है, हाँ। अगर ये लोग खड़े हुए तो 10-20 हजार रुपए पेनाल्टी दे के छूट जाएंगे। आप मुझे बताइए, आज तक भारत में हजारों की संख्या में जासूस पकड़े गए, किसी एक जासूस की नागरिकता खत्म हुई, किसी एक जासूस की 100% प्रॉपर्टी, किसी को फांसी पे लटकाया गया, किसी को फांसी पे लटकाया, कुछ नहीं। क्यों? 1923 वाला कानून चल रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं, कई बार लोग कहते हैं आप वही एक ही चीज बार बार करें। भैया एक ही चीज बार बार न कहूं तो कहूं क्या? जब समस्या वही है तो किसको और बताऊं? समस्या है सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था और घटिया कानून, और कुछ नहीं। भय बिन होय न प्रीत, ये भारत का सिद्धांत है। ये तो सारे लोग छूट भी जाएंगे। हाँ, ये छूट जाएंगे, देखना कुछ दिन के बाद बरी हो जाएंगे, सारे लोग बरी हो जाएंगे। कैसे बरी हो जाएंगे? ये बड़े बड़े, पहली बात, इनके खिलाफ गवाह पुलिस कहां से इकट्ठा करेगी? जासूसी कोई सबके सामने थोड़ी की जाती है ढोल बजा बजा के, जासूसी तो चुपचाप की जाती है ना, तो गवाही नहीं मिलेंगे इनके खिलाफ। हमारा सिस्टम ऐसा कहता है पहले गवाह ले आओ। गवाह कहां से आएंगे? और कोई गवाह आया तो 10-20 लाख उसको दे दिया तो भी टूट जाएगा। भाई जासूसी के लिए जब पैसा आ रहा है तो जासूस को बचाने के लिए भी पैसा आ जाएगा। इसका सारा गवाह तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, तो गवाही कौन देगा भारत में? सारे के सारे जासूस इसलिए छूट जाते हैं कि जासूसों के खिलाफ कोई गवाही नहीं कर पाता, गवाही मिलता ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत जानता भी वो डर के मारे सोचता बार बार क्यों जाऊं भैया कोर्ट में, कचहरी चक्कर लगाऊं, चुपचाप रहो। जिसको कुछ पता भी होता है वो भी शांत हो जाता है, और इसलिए सारे के सारे गवाह ये जासूस छूटते चले जाते हैं। ये इस घटिया कानून का दुष्परिणाम है। जितने जासूस भारत में हैं, इतने चीन जापान में तो नहीं है। सुना नहीं होगा आपने कभी चीन वाला कभी चीन की जासूसी कर रहा हो, जापान वाला जापान नहीं, वो सुनाई में आता है तो 3 दिन के बाद पीछे से खबर आ जाती है। यस,
खबर आती उठा के दे दिया, खत्म, खत्म, गायब हो गए। गायब हो गए, लंबा नहीं चलता वहां पे। इसलिए कानून का वहां पे खौफ है, डरते हैं। जापान में तो शिक्षा में संस्कार भी इतना अच्छा है, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है कि लोग जासूसी करने के बारे में सोचते नहीं। मतलब देश से गद्दारी, तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा कि कर नहीं पाते। और जिसने किया भी, वो खौफ इतना खतरनाक है, कानून का ऐसा खौफ है। जैसे जापान में अगर आपने देश के साथ गद्दारी किया, आपको फांसी होगी, आपकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी और आपकी सिटीजनशिप, आप जापान के नागरिक ही नहीं कहलाओगे। यही हाल सिंगापुर में। यह है कानून का खौफ। सठे साठ्यम समाचरेत का सिद्धांत भगवान कृष्ण ने दिया, उन लोगों ने लागू कर लिया, हमने लागू नहीं किया। भयबिन होए न प्रीत भगवान राम ने कहा था, उन लोगों जापान सिंगापुर ने लागू कर लिया, हमने किया ही नहीं। हमारे दादा परदादा कहते तो लोहा लोहे को काटता है, हमने वो लागू नहीं किया, उन लोगों ने कर लिया। इसलिए वहां सुरक्षित है, वहां कोई जासूस नहीं। यहाँ तो गद्दार कोई पकड़ा गया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम उसको बचाने के लिए आ जाएगा। अब उसका एक बड़ा कारण है, मैं कई बार पहले कह चुका हूं, 2010 में जो FCRA कानून बनाया था, वो इन्हीं जासूसों को, गद्दारों को, इनके मददगारों को फंडिंग करने के लिए बनाया गया था। ये जितने जासूस हैं, जितने गद्दार हैं, इनके आसपास इन्होंने NGO बना रखा है, साले के नाम पे, बहनोई के नाम पे, मौसा के नाम पे, चाचा के नाम पे, और बड़ी मात्रा में उनको फंडिंग आ रही है। FCRA कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक फंडिंग नहीं बंद होगी, और फंडिंग नहीं बंद होगी तो जासूसी चलता रहेगा। जब तक एक भी अंग्रेजी कानून है, भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। और वैसे जब तक एक भी कांग्रेसी कानून है मनीष जी, तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता। मैं इस पर किसी भी व्यक्ति से खुली चर्चा कर सकता हूं। अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत के हित में बनाया ही नहीं, ऐसे कांग्रेस ने एक भी कानून भारत के हित में बनाया नहीं। ये जो जासूसी चल रही है, गद्दारी चल रही है, लाइलाज समस्या नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या नहीं है, ये भारत की समस्या है। इसका मतलब भारत में एक सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। हमारे यहाँ सरकारें बदल रही हैं, सिस्टम नहीं बदल रहा है। सही बात है। और सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती है, व्यवस्था बदलती है सिस्टम बदलने से। आपने नियम कानून बदला और नाम बदल दिया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति जब ट्रेन में चलता है, नॉर्मल ट्रेन में, स्लीपर में, वो मूंगफली खा के फेंक देता है। AC में चलता है, उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। वही व्यक्ति मेट्रो ट्रेन में चलता है, उसका बिहेवियर अलग हो जाता है। वही व्यक्ति जब एयरपोर्ट पे चलता है, उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है। लाइन एकदम लाइन में चलेगा, कुछ तोड़ेगा नहीं, दाएं बाएं नहीं करेगा, धक्का नहीं मारेगा, कुछ नहीं करेगा, तोड़े सीट वीट नोचेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। क्यों? व्यक्ति तो वही है ना, बदला क्या? सिस्टम बदला। दूसरा, कोरोना के समय में कोई आदमी पैसा ले रहा था, किसी से नहीं ले रहा था। मन में खौफ था, कहीं इस नोट में जो है कहीं कोरोना वायरस ना हो, मैं मर जाऊंगा। कोरोना के समय सारे अपराध खत्म हो गए थे। चोरी, लूट, झपटमारी कोरोना में बंद थी, बलात्कार तक बंद था। इसका मतलब बलात्कारी के मन में खौफ था, अगर मैंने किसी लड़की के साथ बलात्कार किया, कहीं मुझे कोरोना ना आ जाए। जीवन का भय। कानून भी कोरोना जैसा खतरनाक होना चाहिए। जब आप, जैसे कोरोना के समय भय व्याप्त था तो आदमी कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा था, वैसे ही अगर आपको भारत को सुरक्षित बनाना है तो भारत के कानूनों को आप वैसे ही खतरनाक बनाओ कि जासूसी करने के पहले 50 बार आदमी सोचे। भाई, जासूसी एक प्लान्ड क्राइम है, अनप्लान्ड क्राइम तो नहीं है ना। जासूसी रोड रेस तो नहीं है कि जा रहे थे का एक रोड रेस हो गया। जासूसी नहीं, रोड एक्सीडेंट तो है नहीं। डेलिब्रेट, वेल प्लान्ड, वेल थॉट तरीके से किया हुआ, अच्छी तरीके सोच समझ के उसका क्या परिणाम होगा, कैसे होगा, एवरीथिंग। प्लान्ड क्राइम को हमने आज तक जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। मेरा मानना है कि एक बार हत्या तो कई बार ऐसी भी होती है, भाई गुस्से में आके हत्या हो गई, जा रहे थे, गाड़ी टकराई, रिवॉल्वर थी, निकाल के मार दिया। वो प्लान्ड क्राइम नहीं है, प्लान्ड क्राइम नहीं है। लेकिन जासूसी और गद्दारी तो प्लान्ड क्राइम है। तो जासूसी और गद्दारी को, जासूसों और गद्दारों को फांसी क्यों नहीं होना चाहिए? हमने बलात्कारियों को फांसी देने के लिए कानून बना दिया। कई बार बलात्कार भी अनप्लान्ड होता है। भाई जा रहे थे, ड्रग ले लिया, शराब ले लिया, दिमाग खराब हो गया, बलात्कार कर दिया। हमने बलात्कार के केस में फांसी का प्रावधान कर दिया। लेकिन जासूसी जो वेल प्लान्ड है, उसमें वही 1923 वाला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसमें 3 साल या जुर्माना, यानी बड़ा कोई वकील आ गया तो जुर्माना से छूट जाएगा। और यही हो रहा है। आज तक हजारों की संख्या में जासूस पकड़े गए। जासूस की पकड़ने की खबर आती है, जासूस को सजा की खबर आज तक नहीं है। बिल्कुल सही। उसका यही कारण है, घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। न इसके ऊपर कभी लोकसभा में चर्चा हुई, न कभी राज्यसभा में चर्चा हुई, न दुर्भाग्यवश कभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होती। अच्छा, मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट को क्यों दोषी कहता हूं? ये जो सांसद विधायक हैं, ये कानून के इतने एक्सपर्ट नहीं है, इनको नहीं पता
कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज तो पूरी दुनिया में जानते घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। गर्मी की छुट्टियों में, ठंडी की छुट्टियों में अमेरिका जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, जापान जाएंगे, और वैसे भी वकालत करते करते इतनी बात तो पता हो जाती है कि किस अपराध पे किस देश में क्या कानून चल रहा है। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके बोलता भैया देखो ये वाला अपराध में यहां तो कानून कम है, वहां इतनी ज्यादा है, आप उस कानून को एक बार अध्ययन कर लो। मत कानून बनाओ, आप सेपरेशन ऑफ पावर है, आप कानून नहीं बना सकते, अच्छी बात, मत कानून बनाओ, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। लेकिन सरकार को आप सजेस्ट तो कर सकते हो कि भाई हमारा वाला कानून घटिया है, सड़ा हुआ है, सिंगापुर वाला कानून देख लो, जापान वाला कानून देख लो, अमेरिका वाला कानून देख लो। ये कहने में सुप्रीम कोर्ट क्यों, इसमें कौन सी मर्यादा भंग हो रही है? और आप राष्ट्रपति को ऐसे तो भाषण दे दोगे, हाँ, है ना, बिना कानून को बदल दोगे कि बिना साइन किए हुए कानून लागू हो जाएगा। मतलब संविधान में आर्टिकल 142 का उपयोग करके आप राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हो। आपसे आज तक 70 साल में ये नहीं बोला गया कि भाई ये देशद्रोह के कानून में जो है आप लोग कुछ कीजिए, ये हमारा सड़ा हुआ है। हाँ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को मैं इसलिए भी कहता हूं, दुनिया भर के फंडामेंटल राइट की व्याख्या होगी, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ फलाने, फ्रीडम ऑफ ढिकाने, दुनिया भर के। अरे संविधान का आर्टिकल 29, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 39 है, राइट टू जस्टिस की बात करता है। दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट कभी राइट टू जस्टिस के ऊपर कभी बात ही नहीं करता। राइट टू जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस विद इन डिकेड थोड़ी, कि एक दशक के अंदर थोड़ी न्याय होगा। राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। राइट टू जस्टिस का मतलब मुकदमों का फैसला 1 साल में होगा, 1 साल में हो। अगर सुप्रीम कोर्ट केवल अपनी शक्तियों का उपयोग करके, मनीष जी, भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करा देना, मैं कह रहा हूं जासूसी खत्म हो जाएगी, गद्दारी खत्म हो जाएगी, और भी बहुत सारे अपराध खत्म हो जाएंगे। भारत में अपराध इसलिए हो रहा है, एक तो कानून सड़ा हुआ है, और जो सड़ा हुआ है भी उससे भी सजा नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी समस्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में इस जासूसी कांड के ऊपर कि क्यों वो छूट जाते हैं बताया, कि किस तरह से हमारा सिस्टम ही सड़ गल गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।